हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एनओएस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10, जलवायु। देखिए, जलवायु से हर साल हम क्वेश्चन उठते हुए देखते हैं। सो आज मैं आपको नोट्स की तरह कराने वाला हूं, मगर मैं बुक से करा रहा हूं। सो आप बुक लेकर सामने बैठिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, जलवायु क्या होता है? जलवायु से हमारा तात्पर्य होता है आपके आसपास का जो वातावरण होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या? जलवायु। ठीक है, वातावरण। तो आपके आसपास के वातावरण को हम जलवायु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिएगा कि शिमला के अंदर ठंड पड़ रही है और यहाँ दिल्ली में गर्मी पड़ रही है तो ये जलवायु है। नहीं, ये मौसम होता है। ठीक है, मौसम अलग होता है, जलवायु अलग होता है। जलवायु एक परमानेंट चीज़ होती है जो एक समय पर रहती है। और दूसरी तरफ हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम क्या है, वो बदलते रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा एशिया की तरफ गर्मी पड़ती है तो ये एशिया का जलवायु है, क्लाइमेट है। ठीक है, और अमेरिका और यूरोप कंट्री के पास ठंड रहती है तो ये वहाँ का क्लाइमेट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ कि यार दिल्ली के अंदर तो ठंड भी है और गर्मी भी है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। यानी कि जलवायु जो होता है वो ज़्यादातर परमानेंट होता है और मौसम जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स दोज अफेक्टेड द क्लाइमेट। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो हैं, सबसे पहले तो स्थान है। और स्थान में हम क्या देखते हैं कि जो स्थान भूमध्य रेखा के करीब है वहाँ पे तापमान हमेशा अधिक रहता है। ठीक है, जैसे ही आप ध्रुवों की ओर नीचे की ओर जाते हैं ना, तो तापमान क्या करता है, वो घटता रहता है। और हमारा देश जो है वो 23.5 उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, आप ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है ये डिग्री में भी। ठीक है, अब उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में आप देखिए, आंध्र प्रदेश की जो जलवायु है वो हरियाणा से अधिक गर्म होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जलवायु का असर क्या होता है वो डिग्री पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैप देखेंगे तो मैप के ऊपर भी ऐसे ऐसे करके डिग्रियाँ बनी होती है, ऐसे साइड में भी ऐसे डिग्रियाँ बनी होती है। आपके पास होगा तो चेक करिएगा। और क्या होता है कि इन डिग्रियों के आसपास जो भी चीज़ आती है ना, वो ज़्यादा गर्म होगी, ये वाली ठंडी होगी। ठीक है, इसलिए आप देखिए आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ जाता है और इन वाली डिग्रियों से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। ठीक है, सो ऐसा देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश क्या है, ज़्यादा गर्म है हरियाणा के कंपेरिजन। समझ में आ गया आपको? चलिए, सेकंड पॉइंट जो है वो समुद्र से दूरी। अब देखिए, जो समुद्र से ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। और जो समुद्र के ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा। इसलिए आप देखिए गोवा की तरफ, केरला की तरफ, वहाँ पे ठंड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है ना थोड़ा बेहतर दिखता है, क्योंकि देखिए आप बीच के किनारे हैं तो आपको गर्मी तो लगेगी नहीं इतना। ठीक है, मगर वहीं पर आप दिल्ली की बात करते हैं, हरियाणा की बात या फिर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको गर्मी देखने को ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना लाइक समुद्र वगैरह तो है नहीं जो मौसम इम्पैक्ट डाले। ठीक है, चलिए नोटिस करने वाली आपको एक बात बताऊं मैं कि जो भारत है ना वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। आप पश्चिम में जाएंगे तो अरब सागर मिलेगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी मिलेगी, और बंगाल की खाड़ी के अलावा नीचे जाएंगे तो आपको दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ना ही ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए आप देखो विभिन्न स्टेशन पर तापमान और वर्षा अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट, समुद्र तल से ऊंचाई। इसका तात्पर्य है कि औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है आपकी। ठीक है, जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर देखते हैं ना तो हमें दिखता है कि वायुमंडल जो है वो कम घना होता चला जाता है, जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ों में जाइए। ठीक है, तो पहाड़ों में जितना ऊंचा जाने लगेंगे ना उतना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वायु दाब बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कोई बंदा जाता है वो जल्दी बीमार क्यों पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि उसको उस तरह के जलवायु की आदत नहीं है। समझ में आ गया? उस तरह के क्लाइमेट की हैबिट नहीं है उसको, इसीलिए उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। ठीक है, शिमला जबकि एक ही अक्षांश मैदानों में स्थित शहर लुधियाना की जलवायु गर्म है। ठीक है, अब ये भी होता है कि कई बार आप देखिए पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, मगर सेम लाइन पे देखिए, जैसे ये सेम लाइन है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको देखो शिमला देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको लुधियाना देखने को मिलेगा, मगर ये नहीं है। मगर यहाँ पे क्या है, पहाड़ ऐसे हैं। ठीक है, तो इस तरफ जो है ना यहाँ पे ठंड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी
इधर के कंपैरिजन। समझ में आ गया। इसीलिए आप देखिए कि पंजाब और हिमाचल में कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है, मगर फिर भी पंजाब ज़्यादा गर्म है हिमाचल की तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने पर्वत श्रेणियाँ। देखिए पर्वत श्रेणियाँ की बात करूँ तो 3 तरह की पर्वत श्रेणियाँ हमारे यहाँ बनी हुई है हिमाचल की। अगर आपने 9th क्लास में देखा हो, सबसे ऊपर में हिमाचल आता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो है वो ग्रेटर हिमालयन कहलाता है। ठीक है, बीच वाले में हिमाचल प्रदेश दिखाता है, यानी मध्य हिमाचल दिखाता है, यानी मध्य हिमालय दिखाता है। और सबसे लास्ट में आपको शिवालिक रेंज देखने को मिलती है, और शिवालिक रेंज जो है जो उत्तराखंड की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 तरह के रेंज है जिन्हें हम बोलते हैं कि माउंटेन रेंज या फिर पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, अब पर्वत श्रेणियाँ में देखिए सबसे ऊपर वाला जो हिमालय पर्वत है ना, उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब देखिए 6000 मीटर ऊंचाई जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारे देश को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भी यही पहाड़ियाँ बचाती है। इसके अतिरिक्त यह वर्षा करने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर रखती है। अब देखिए जैसे है, अब एग्जांपल देखिए कि रसिया की तरफ है, रसिया की तरफ वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ठंडा इलाका भी रसिया के अंदर ही है। ठीक है, अब वहाँ से भी ठंडी हवाएं आती होंगी, अब उसे रोकेगा कौन? तो उसे रोकने के लिए ही हमारे ऊपर के जो हिमालय की सबसे ऊपरी रेंज होती है ना, वो रोक लेती है। इसलिए आप देखिए वहाँ पर माउंट एवरेस्ट कितना ठंडा है। ठीक है, वहाँ तो मतलब आप 10 मिनट सांस नहीं ले सकते अगर आप नॉर्मल जा रहे थे। ये आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ें हैं ना वो हमारे क्लाइमेट को बनाती है। ये जो हिमालय के ऊपर की रेंज है वो जैसे बाहर से आने वाली शीतलहर पवनों को रोकती है, वर्षा होने का कारण बनती है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था पर्वत श्रेणियाँ। इसके अलावा 5th पॉइंट है धरातलीय पवनों की दिशा। धरातलीय पवनें क्या होती है? देखिए पवनें कई तरह की होती हैं। ठीक है, आप देखिए मानसूनी पवनें, धरातलीय पवनें, समुद्री पवनें, स्थानीय पवनें, ये सारी पवनें आपको देखने को मिलेगी। अब पवनें, इसके अलावा हमने क्या देखी है? हमने हवा 2 तरह की देखी है, एक ठंडी और एक गर्म, यानी पवनें ठंडी देखी है और शुष्क देखी है। और दूसरी तरफ हम गर्मियों में देखते हैं जिसे लू कहते हैं, वो भी हमने समुद्र से, क्या ये समुद्र से नमी के कारण लू देख हम लोग, यानी जो हम लू देखते हैं ना वो समुद्र के अंदर अगर नमी होती है तो उसके कारण लू चलती है। ठीक है, वो भी समुद्र के किनारे वाले इलाकों में। इसके अलावा ऊपरी वायु धाराएं जैसे कि और भी हो सकते हैं, जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाली चीज़ जो है उसमें जेट स्ट्रीम जो समुद्र तल से लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और है। तो ये आपकी मेन चीज़ें जो थी जो आपके क्लाइमेट को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर पॉइंट्स याद होंगे ना तो आप 2-3 लाइन खुद ऐड करके लिख देंगे ना तो आपके कहीं भी नहीं कटने वाले। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक है मानसून का रचना तंत्र। देखिए मैं ऊपर से बताता हूँ आपको मानसून क्या होता है। मानसून एक ऐसी पवनें होती हैं जो कि गर्मी भी लेकर आती है और उसके बाद वर्षा भी लेकर आती है। ठीक है, मगर वर्षा लाने का ज़्यादा काम होता है इनका। ठीक है, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु जो होता है हमारी दिल्ली में, तो हमें देखने को मिलता है कि पहले बारिश से पहले हवा आएगी, उसके बाद बारिश होगी। तो उन जो हवाओं को जो हम कहेंगे वो मानसून पवनें कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल कि कहीं कहीं आप देखो अधिक गर्म देखने को मिलता है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? गर्मी की बात कर रहा हूँ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो इतनी गर्मी पड़ने लगती है कि 45 डिग्री से 47 डिग्री तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि दिल्ली और जोधपुर की बात करूँ, दिल्ली और जोधपुर में कई महीने में औसत अधिकतम तापमान हम 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी गर्मी भी दिल्ली वाले देखते हैं। आपको खुद पता होगा कि मुंबई से ज़्यादा जो गर्मी है वो दिल्ली में देखने को मिलती है, साउथ की तरफ। ठीक है, अब देखिए कि दिल्ली में इसके बाद आती है बारिश, गर्मी के बाद आती है बारिश, और उनके बीच में देखने को मिलेगी पवनें, और उन पवनों को कहते हैं मानसूनी पवनें, जो कि एक प्रॉपर बारिश से पहले आती है, जो पवन पूरी तरह से क्लाइमेट को चेंज करती हुई आती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगला देखिए कि ये पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में ओडिशा के बालासोर के मध्य स्थित होती है। ठीक है, वहाँ से बनना शुरू करती है। देखिए ये अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई है, ज़्यादातर पवनें वहीं से बनती हुई आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर हिंद महासागर को देखते हैं। दूसरी ओर हिंद महासागर के ऊपर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, पानी भूमि की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार उत्तर मध्य भारतीय मैदान
हिंद महासागर पर तापमान, इसके परिणाम स्वरूप वायु दाब में अंतर, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। इस प्रकार हम ये भी जानते हैं कि मध्य जून तक हवा की जो सामान्य दिशा होती है ना, वो हिंद महासागर से बहुत आगे देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि मानसूनी पवनों की विशेषताएं बताइए। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जानता हूँ कि जलवायु चैप्टर थोड़ा टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं। आप वो भी पढ़ लेंगे तो भी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और क्वेश्चन वहीं से उठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मानसून की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। चलिए मानसून की विशेषताएं देखते हैं। पहली बात तो मानसून पवनें जो होती है ना, वो स्थायी नहीं होती है। मानसूनी पवनें स्थायी पवनें नहीं होती है, ये प्रकृति के साथ अनियमित रूप से बनती है और वातावरण की जो दशाएं हैं ना, उसे बदलती है। ठीक है, किसी वर्ष मानसून जल्दी आ जाता है, किसी वर्ष देर से आता है। ठीक है, मानसून समान रूप से वितरित नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र जो है वो भारी वर्षा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल केरल में बाढ़ देखने को मिलती है, कभी कभी उड़ीसा डूबने को आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, मैंने कहा था मानसूनी पवनें समुद्र से बनती है, तो जो समुद्र के आसपास स्टेट होंगे उन पे ज़्यादा भारी वर्षा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारे सामने, जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है। ये मानसून के फटने के रूप में माना जाता है और केरल तट पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले वहीं पे पहुंचता है ना, इसलिए तो सबसे पहले केरल की तरफ पहुंचता है और केरल में ये बहुत तेज़ से वर्षा करता है और कभी कभी तो इतनी लगातार वर्षा करता है कि उसे हम लोग बोलते हैं मानसून फटना। ठीक है, यानी कि बहुत परमानेंट चलती रहती है, 10, 12, 15, 20 दिन लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, और केरला में ही सबसे ज़्यादा देखने को ये हमें मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है मौसम के चक्र। ठीक है, ये मौसम का जो चक्र है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, बोरिंग हो जाएगी आपके लिए, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मौसम के चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, और उसमें किस तरह के मौसम होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाकर वो देख लीजिए, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वही अंडरलाइन कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, जो भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।